नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं एग्जाम कंटेंट्स। स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। देखिए, ये जो हिंदी की क्लास है ये आपकी केवल और केवल यूपीएसआई के लिए है। लेकिन यदि आपकी कोई ऐसी परीक्षा भी आ रही है जिसमें आपकी हिंदी आती है और इसमें विराम चिन्ह का टॉपिक हो सिलेबस में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि विराम चिन्ह सब एक से ही होते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको 15 विराम चिन्ह कराऊंगा और मैं उनको उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा कि इसको कहाँ पे यूज किया जाता है। सब मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। आपको आज के बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, नाम सहित याद होंगे और पेपर में आपको अच्छे से मदद मिलेगी इसकी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, जो आपका पहला विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम, जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे पूर्ण विराम, जिसको फुल स्टॉप भी कहते हैं। देखिए, इसको ऐसे आपने देखा होगा बना हुआ। ठीक है, आप कुछ चिन्हों को जानते भी होंगे और जिनको आप नहीं जानते हैं आप उन्हीं की वजह से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए विराम चिन्ह ऐसे बनता है। इसका कब यूज होता है और कहाँ पे यूज होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में विराम का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये है, जब भी कोई आप वाक्य लिख रहे हो या फिर कहीं भी कोई वाक्य लिखा हुआ है और वो जहाँ पर उसका अंत होता है या लास्ट होता है, ठीक है, तो वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ऐसे डंडा खींचकर। ठीक है, ये सिंपल डंडा होता है एक, और इसको फुल स्टॉप भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे आपका वाक्य खत्म हो चुका है, इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर आपका नंबर 2 पर आता है अर्धविराम। ठीक है, अर्धविराम को इंग्लिश में कहते हैं सेमी कॉलन। देखिए, इस तरह से बनता है, एक बिंदु ऊपर और नीचे एक कोमा। इसको मैं आपको बता दूँ ये क्या है, अर्धविराम सेमी कॉलन। तो इसका प्रयोग कहाँ पर होता है और कब होता है। देखिए, आपको क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है पेपर में। एक तो आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कोष्टक में बंद करके कि इस चिन्ह का नाम क्या है। ठीक है, या फिर आपको सेंटेंस में डाल देगा कि ये जो यहाँ पे इसमें चिन्ह लग रहा है ये कौन सा है। ठीक है, ये सीधा आपको चिन्ह दिखाएगा और आपसे पूछेगा कि इसका प्रयोग कहाँ पर होता है और कब किया जाता है और क्या मतलब होता है, इसकी अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर भी अर्धविराम का प्रयोग होता है, जहाँ पर भी यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए ठहरना। थोड़ी देर के लिए ठहरना और दोबारा उससे आगे पढ़ना। ठीक है, जैसे कहीं कोई गद्य लिखा हुआ है, ठीक है, आपका कोई पैरा लिखा हुआ है, वहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है, तो कई वाक्य होते हैं उसमें, तो कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अलग अलग रखने के लिए मतलब यहाँ तक ये हो गया, अब यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा देंगे, अर्धविराम लगा देंगे, फिर थोड़ा सा पढ़ा हमने और फिर अर्धविराम लगा देंगे। इसका मतलब होता है कि हमें वहाँ पे थोड़ी देर रुकना है और वो जो जहाँ पे रोका गया है वाक्य वो स्पष्ट है। ठीक है, वो पूर्ण भी है और स्पष्ट भी है, उसके बाद हमें दूसरा बोलना है क्योंकि वो उससे कनेक्ट भी है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ, जैसे सूर्यास्त हुआ, यहाँ पे आपको ये लगाना है। ठीक है, अर्धविराम। ठीक है, अर्धविराम लगा दिया। आकाश लाल हुआ, फिर अर्धविराम लगा सकते हैं, लगता है यहाँ पे। ठीक है, वराह पोखरों से उठकर घूमने लगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसका यूज करना है। तो यहाँ पे थोड़ा रुक के तब आगे हमें पढ़ना होता है। पढ़ने में ही इसका असली आपको जो रिजल्ट है वो मिलता है। पढ़ेंगे जब आप चीज़ को तभी इसका प्रयोग किया जाएगा। तो लास्ट में क्या पता चला, अर्धविराम का मतलब होता है थोड़ा सा रुकना है। अर्धविराम मतलब रुकना, विराम माने ही रुकना होता है। ठीक है, अर्धविराम थोड़ा सा विराम लेके तब आगे पढ़ना है हमको। ठीक है, चिन्ह इसका ये हो गया। आइए अब नंबर 3 पर देखते हैं। नंबर 3 पर है अल्प विराम। देखिए, ये भी विराम है, पूर्ण विराम तो वो हो गया जो लास्ट में खत्म कर देता है, पूर्ण हो जाता है। ठीक, अर्धविराम मतलब बीच में होगा और वहाँ पे थोड़ा रुक के तब चलना है। ठीक है, अब आता है नंबर 3 पर आपका अल्प विराम। देखिए, अल्प विराम को कोमा भी कहते हैं। कोमा का यूज़ तो आप अच्छे से कर लेते ही होंगे, तो इसके बारे में तो आप जानते होंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कोमा कहाँ कहाँ पर लगाते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो देख लीजिए। देखिए, जब भी आप पढ़ रहे हों या लिख रहे हों, तब जहाँ वहाँ पर यदि कोमा लगा हुआ है, अल्पविराम लगा हुआ है, तो वहाँ पर उसका मतलब होता है क्षण भर ठहरना है वहाँ पे। ठीक है, आपको थोड़ी देर रुकना है वहाँ पे, लेकिन इतना नहीं रुकना है जितना आपको अर्धविराम पे रुकना था, उससे थोड़ा कम रुकना है वहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे कोमा लग रहा हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी दिखा देता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल है और मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ और कोमा पर आपको कैसे रुकना है। ठीक है, देखिए लिख रहा है, ब्रह्मा ने दुख और सुख, पाप और पुण्य, दिन और रात ये सब बनाए हैं। तो ये था अल्पविराम का प्रयोग, अर्थात कोमा। कोमा देखिए चिन्ह ये है, चिन्हों को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करना। कॉमा तो आपको पता ही है। ठीक है, तो अर्धविराम में अर्धविराम देख लीजिए आप। ठीक है, और आगे जो है उनको भी आप नोट करते रहिए इनको, और जो मैं इनका बता रहा हूँ प्रयोग कैसे होता है उनको भी आप नोट करते रहिए। ठीक है, देखिए फिर आता है नंबर 4 पर आपका अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम के 3 नाम हैं, ये किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है पेपर में आपके। देखिए, अपूर्ण विराम, इसको न्यून विराम भी कहते हैं और इसको विवरण चिन्ह भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कॉलन और कॉलन डैश भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे दो बिंदी से लगा देते हैं। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किया होगा अभी तक। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसका प्रयोग कब होता है और कहाँ होता है और क्या है ये। ठीक है, और पेपर में आपसे ये तीनों नामों में से न्यून विराम से ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, ये कम पढ़ते हैं लोग, अपूर्ण विराम से ही जानते हैं इसको। ठीक है, तो न्यून विराम और विवरण चिन्ह को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए, इसे न्यून विराम और विवरण चिन्ह भी कहा जाता है। इस विराम की आवश्यकता अत्यंत आकस्मिक होने पर, अथवा किसी कथन में एक से अधिक उदाहरण होने पर, अथवा किसी उद्धरण द्वारा कोई अभिप्राय व्यक्त करने की दशा में उद्धरण के पहले अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण विराम पर अर्धविराम की अपेक्षा कुछ अधिक ठहरना पड़ता है। इसका प्रयोग हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी में किया जाता है। ठीक है भाइयों, तो आगे आता है आपका नंबर 5 पर प्रश्न विराम। देखिए, प्रश्न विराम को इंग्लिश में कहते हैं नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, और ये इस तरह से बनता है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं जिसको। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका प्रयोग। इसका प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्य के अंत में किया जाता है।
एक ही वाक्य में एक से अधिक प्रश्न होने पर प्रश्न विराम या तो अंतिम प्रश्न के आगे लगाते हैं या प्रत्येक प्रश्न के आगे। तो इसको तो आप ज़्यादातर जानते होंगे, इसे क्वेश्चन मार्क को, बस इसका नाम ध्यान कर लीजिए। प्रश्न विराम के नाम से भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इससे संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन बनेगा आप कर लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क से आप ज़्यादातर रूबरू हो चुके होंगे पहले से ही, ठीक है। आइए नंबर 6 पर देखते हैं विस्मय विराम। विस्मय विराम क्या आता है? इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। विस्मय विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी, ठीक है। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इंग्लिश में कहते हैं इसको, और ये इस तरह से बनता है, देखिए, ठीक है। एक डंडा और उसके नीचे एक डॉट। तो आइए इसको जानते हैं, इसका प्रयोग कैसे, कब, कहाँ और क्यों होता है। देखिए, विस्मय विराम या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, हर्ष, भय और तीव्र मनोवेग प्रदर्शित करने के लिए होता है, और वाक्य का अभिप्राय उत्तर पाने का न होकर भावोद्वेग प्रकटीकरण होने पर प्रश्न विराम के स्थान पर, ठीक है, देखिए प्रश्न विराम जहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं उसके स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। संबोधन करने में भी लोग इसके प्रयोग करते हैं। संबोधन मतलब जब किसी को संबोधित करना होता है तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको एक वाक्य बता देता हूँ, देखिए, जैसे वाह वाह कितना अच्छा गाते हो, तो यहाँ पे आपका ये विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मय विराम आपका प्रयोग होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए नंबर 7 पर आपका आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको डैश। देखिए सीधा एक डंडा खींच देते हैं, सीधा डैश। आइए देखते हैं इसका प्रयोग कब, कहाँ और कैसे होता है। देखिए, उद्धरण अथवा भाव प्रकाशन तथा व्याख्यात्मक पदों के पहले अपूर्ण विराम के आगे निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। देखिए मैं आपको सीधा इसको एग्जाम्पल से भी सिखा देता हूँ। इसमें मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। देखिए नंबर 1 पर है, दुनिया में न्यायपन नूतनत्व ऐसी चीज़ नहीं जो गली गली मारी मारी फिरती हो। देखिए जहाँ पर भी आपने ऐसे यूज़ देखे होंगे, जैसे गली गली मारी मारी फिरती हो, और या फिर राम राम, ऐसी जहाँ पे लगा रहता है तो वहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, डैश का प्रयोग किया जाता है। आइए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 भी दिखा देता हूँ। देखिए, सबको सांत्वना देना, कौमा, बिखरी हुई सेना को इकट्ठा करना, और क्या है, ये आपका फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी यूज होगा। देखिए इसमें 3 चिन्ह आपके प्रयोग हो चुके हैं। तो ये था आपका निर्देशक चिन्ह और उसका प्रयोग। आइए अब नंबर 8 पर देखते हैं योजक चिन्ह, जिसको संबंध चिन्ह भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइफन, ठीक है। तो योजक चिन्ह आपको संबंध चिन्ह से भी क्वेश्चन आ सकता है, योजक चिन्ह से भी आ सकता है, या इसका जो ये मतलब प्रतीक है इससे भी चिन्ह आ सकता है। देखिए जो आपका निर्देशक चिन्ह था उसका आधा होता है योजक चिन्ह, ठीक है। योजक चिन्ह क्या होता है, कब प्रयोग होता है और कहाँ पर प्रयोग होता है, आइए देखते हैं। देखिए इसे संबंध चिन्ह भी कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया। योजक संबंध को बताता है, योजक का मतलब संबंध से है, ठीक है। ये संबंध को बताएगा, हमेशा जहाँ पर भी यूज होगा वो दूसरे का संबंध बताएगा। किसी पंक्ति के अंत में कोई शब्द पूरा नहीं होने पर लिखने में वहाँ योजक देकर शेष खंड को दूसरी पंक्ति में लिखते हैं। समझ गए? आइए आगे देखते हैं। समस्त पदों के मूल खंडों को अलग अलग लिखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और एक ही वाक्य में कई पदों के एक साथ व्यवहार किए जाने पर भी उनके नाम गिनने में अल्प विराम के स्थान पर योजक लगाते हैं, क्योंकि योजक के ऐसे प्रयोग से वाक्य के बीच में अल्प विरामों के कारण उत्पन्न होने वाला भ्रम दूर हो जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत साधन लेकर राम श्याम अपने गांव लौटे। तो देखिए यहाँ पर 2 जगह योजक चिन्ह का प्रयोग हो चुका है। योजक चिन्ह, संबंध चिन्ह, इंग्लिश में इसको हाइफन भी कह देते हैं, ठीक है। आइए फिर आगे चलते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 पर है आपका अवतरण विराम। अवतरण विराम इसको उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इनको इन्वर्टेड कॉमास भी कह देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, हिंदी में किसी किसी ने सुन लिया होगा, ठीक है। अवतरण विराम या उद्धरण चिन्ह या इन्वर्टेड कॉमा, देखिए इस तरह से बनते हैं, ठीक है। आइए इसको देखते हैं ये कहाँ पर प्रयोग होते हैं, कब होते हैं और क्या है इनका अर्थ। अवतरण विराम को उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। यह चिन्ह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 एकल, देखिए इस तरह से बनता है, और नंबर 2 पर है युगल। युगल इस तरह से बनता है। एकल अवतरण विराम का प्रयोग किसी वाक्य के एक अंश अथवा शब्द के लिए होता है, लेकिन युगल अवतरण विराम का प्रयोग किसी के कथन को यथावत रूप में उद्धृत करने पर होता है। मतलब मैं आपको बता दूं, किसी के कथन को, जैसे गांधी जी ने कभी अपने टाइम पे कुछ लिखा, ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही, ऐसे कुछ कुछ कहा उन्होंने, तो उसको ज्यों का त्यों लिखना है जो उन्होंने कहा, तो उसके लिए आप युगल अवतरण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ, 2 एग्जाम्पल बता देता हूँ इसमें एकल का और युगल का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। देखिए नंबर 1 पर देख लेते हैं हम एकल कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए प्रजातंत्र, देखिए यहाँ पे इसको एकल वाला आपका अवतरण विराम चिन्ह लगेगा। प्रजातंत्र का अर्थ है, प्रजातंत्र का अर्थ क्या है मैं जानती हूँ, ठीक है, ये है आपका पूरा वाक्य, और इसमें यहाँ पर युगल, ये एकल अवतरण विराम चिन्ह लगेगा। देखिए युगल कैसे प्रयोग होगा, संध्या ने कहा, कॉमा, और ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू, जो ये युगल अवतरण विराम चिन्ह है, मनुष्य नश्वर है, ठीक है, और ये बंद हो गया पूर्ण विराम के साथ। संध्या ने कहा मनुष्य नश्वर है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं नंबर 10 पर। नंबर 10 है आपका लोप विराम। लोप विराम को वर्जन चिन्ह भी कहते हैं, और ये ऐसे बनता है, देखिए डॉट डॉट डॉट, जब 4 डॉट लग रही हो ऐसे ऐसे आगे को डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो उसको कहते हैं लोप विराम या वर्जन चिन्ह। आइए देखते हैं इसका प्रयोग कब होता है और क्या है इसका अर्थ और क्यों होता है इसका प्रयोग, आइए जानते हैं। लोप विराम, इसे वर्जन चिन्ह भी कहते हैं।
लोप विराम से कुछ अंश के लुप्त रहने का बोध होता है। अर्थात मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें लिख रहा है अंश के लुप्त रहने का बोध होता है। जब इसको किसी वाक्य के बाद डॉट 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 लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब है इससे आगे भी कुछ है, ठीक है, वो लोप है, मतलब लुप्त लुप्त है, लोप नहीं लुप्त है, और वहाँ पर इसको डॉट डॉट को लगाया जाता है। इसको कहते हैं लोप विराम या वर्जन चिन्ह। देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ, उससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल है, मैं तो जितना कहता हूँ उतना करता भी हूँ, तू तो डॉट 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 डॉट। इससे मतलब उसने कहा भी नहीं, और आप समझ सकते हैं वहाँ पे क्या लुप्त है, ठीक है। तो ये था इसका एग्जाम्पल, लोप विराम या वर्जन चिन्ह, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब नंबर 11 पर है आपका लाघव विराम। लाघव विराम या संक्षेप सूचक। लाघव विराम या संक्षेप सूचक देखिए इस तरह से बनता है, केवल एक डॉट सा, ठीक है, डॉट बनता है ये। तो आइए देखते हैं इसका प्रयोग कब, कहाँ और कैसे होता है। देखिए इंग्लिश में तो इसका प्रयोग डॉट लगा कर देते हैं, ठीक है, जैसा अभी आपने पीछे इसमें देखा, डॉट लगा देते हैं, या फिर जब इसका प्रयोग हिंदी में करते हैं तो इसको जीरो बना देते हैं, जीरो, ठीक है, गोल। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, देखिए जहाँ पे आपने देखा डॉक्टर लिखने के डा लिख के उसके आगे जीरो लगा देते हैं, तो इसको मतलब आप पूरा समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर लिखा रहा है। पंडित लिखने के लिए पै बना के उसके आगे जीरो लगा देते हैं, तो इसका मतलब पंडित होता है आगे, ठीक है। तो ऐसे ही किसी चीज़ को शॉर्ट में लिखना होता है तो उसको पहला अक्षर लिख के उसका, तो उसको फिर ऐसे जीरो लगा देते हैं, तो वो होता है आपका लाघव विराम। इसे संक्षेप सूचक भी कहते हैं। संक्षिप्त शब्दों के बाद लाघव विराम के चिन्ह का प्रयोग होता है, जो संक्षिप्त में लिखे जाते हैं जिन शब्दों को, जैसे पीटीआई, पंडित रामनाथ पांडे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे लाघव विराम या संक्षेप सूचक क्या होता है। आइए देखते हैं, अब आगे आता है आपका नंबर 12। नंबर 12 पर है आपका त्रुटि विराम, या इसको हंस पद भी कह देते हैं। देखिए त्रुटि विराम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, और हंस पद से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। यदि आपने कभी हमला लिखा हो और आपसे कुछ छूट गया हो, तो इसका प्रयोग आपने बहुत किया होगा, ठीक है। तो समझिए आप ये कब प्रयोग होता है। आइए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसका प्रयोग कब, कहाँ और कैसे होता है। त्रुटि विराम, इसे हंस पद भी कहते हैं। जब कोई शब्द अथवा अक्षर अथवा वाक्य का प्रकाशन किया जाता है और लेख में जहाँ छूटा हुआ भाग दिखलाना होता है, वहाँ त्रुटि विराम देकर वाक्य के ऊपर अथवा पृष्ठों के किनारे हाशिए में उसे लिख देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ, मैं कल ही बाजार जाऊँगी, ऐसे लिख रहा है, तो यहाँ पे ही रह गया था लिखना, ठीक है। तो ही को ऐसे बना के इसको, और ऊपर इसके ऊपर लिखना होता है, ठीक है, कभी नीचे लिख दो, ही ऊपर लिख दिया तो ये अब पूरा बन गया और ये सही हो गया, ठीक है। मैं कल ही बाजार जाऊँगी, तो इसका प्रयोग ऐसे होगा, इसका त्रुटि विराम या इसे हंस पद भी कह देते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। नंबर 13 पर जो आपको विराम चिन्ह आता है उसका नाम है कोष्टक। कोष्टक को इंग्लिश में ब्रैकेट्स भी कहते हैं, और ये देखिए 3 तरह के बनते हैं, ये छोटा और ये बड़ा, और ये आपका मंझला, ठीक है। मंझला मतलब बीच वाला होता है, तो ये बीच में प्रयोग होता है, ये सबसे बाहर होता है, और ये सबसे छोटा होता है, ठीक है, ये सबसे अंदर प्रयोग होता है। तो ये 3 तरह के कोष्टक हैं, इंग्लिश में इनको ब्रैकेट्स भी कहते हैं। तो ये है आपका 13वें नंबर का विराम चिन्ह। आइए देखते हैं इनका प्रयोग कब, कहाँ और कैसे होता है। देखिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एग्जाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर ही मिल जाया करेगी। अभी तो फिलहाल मैं यूपीएसआई की तैयारी करा रहा हूँ। यदि आपका भी किसी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि आपका कोई भी सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट करके निश्चिंत पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका जवाब देने की। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ कोष्टक क्या होते हैं। देखिए किसी वाक्य में किसी शब्द विशेष को सुस्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। और देखिए जब किसी शब्द का अर्थ डिटेल में बताना होता है तब भी इस कोष्टक का प्रयोग उस शब्द के बाद में किया जाता है। इस कोष्टक का मतलब होता है कि इसके बाद में, उस कोष्टक के बाद में जो भी चालू होगा वो उससे आगे का होगा, लेकिन उस कोष्टक का मतलब है ये इसका अर्थ है, जो उस शब्द के आगे से वो कोष्टक लगाना शुरू हुआ है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, निशा व्यग्रता से, देखिए इसको कोष्टक में बंद कर दिया गया है। और फिर है आपका नाथ तुम्हें क्या हो गया है, निशा व्यग्रता से नाथ तुम्हें क्या हो गया है। तो ये था इसका एग्जाम्पल, आप समझ गए होंगे कोष्टकों का यूज कहाँ पे किया जाता है। देखिए फिर आगे नंबर 14 पर आता है आपका तुल्यता सूचक चिन्ह। देखिए इसको आप बराबर भी कहते हैं और इंग्लिश में इक्वल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है तुल्यता सूचक चिन्ह। देखिए पेपर में आपको किसी भी नाम से आ सकता है ये, या सीधा प्रतीक से भी आ सकता है। तो आइए जानते हैं ये कब, कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाता है। तुल्यता सूचक चिन्ह समानता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। समानता के अर्थ में मतलब जब किसी दो चीज़ों में समानता दिखानी हो, मतलब वो आपस में बराबर हो। जैसे दिन दिवस, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। रात्रि निशा, ये दोनों भी एक ही हैं। और अचला बराबर पृथ्वी, मतलब इन दोनों का अर्थ एक ही है, समान है, ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों पर्यायवाची हैं और ये बराबर ही हैं, मतलब दोनों एक ही हैं। तब दोनों में समानता प्रदर्शित करने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इक्वल है और बराबर हैं, ठीक है, समझ गए। देखिए सबसे लास्ट में आपका आता है फिर नंबर 15 पर जो विराम चिन्ह है उसका नाम है तारक चिन्ह। तारक चिन्ह देखिए ये होते हैं, गुणा का ये स्टार सा या फिर ये वाला, ठीक है, या ये प्लस का चिन्ह, ये कहाँ पर प्रयोग होते हैं और इसका क्या क्या प्रयोग है आइए देखते हैं। देखिए इसमें आगे लिख रहा है फुट नोटों के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब भी आप कोई किताब पढ़ते हो तो उसमें किसी शब्द के आगे ऐसे स्टार लगा देंगे, या आपने विकिपीडिया पर देखा होगा ऐसे स्टार लगा दिया, और उसका जो डिटेल में वर्णन होगा वो पृष्ठ पे नीचे लिख रहा होता है, नीचे नीचे दिखा देते हैं कि नोट, उसका मतलब ये है, या उसका अर्थ यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। तो इसका प्रयोग, इन चीज़ों का प्रयोग वहाँ पर होता है। आपने कहीं पर किसी का एमआरपी देखा होगा, वहाँ पर ऊपर स्टार बना रहता है, या प्लस बना रहता है, या प्लस प्लस बना रहता है, कुछ भी रहता है, 2 स्टार बने रहते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, इसकी जो एमआरपी है वो कम बढ़ती हो सकती है। आप नीचे जाके डिटेल में देख लीजिए। तो इसका मतलब ये होता है, तो उसका
ऐसे जहाँ पर भी लगा देते हैं वो एकदम एक्यूरेट चीज़ नहीं होती है, उसके बारे में अलग से बताया हुआ होता है, ठीक है। या तो आपको पृष्ठ के उसी पृष्ठ किताब में उसी पृष्ठ के नीचे होगा, या आप कोई ऐसी डिवाइस यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको उसका अर्थ आगे कहीं इधर उधर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है कारक चिन्ह। देखिए टोटल 15 जो आपके विराम चिन्ह थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपका कोई सा विराम चिन्ह समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसको और अच्छे एग्जाम्पल से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं लाइकों का पूरे 500। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आपके 500 लाइक बताएंगे मुझे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।